नमस्कार। ज्ञान सेतु क्लासेस के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से हिंदी साहित्य के विविध स्वरूपों पर बातचीत करने के लिए आप सबके समक्ष उपस्थित होते हैं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हैं, वह टॉपिक है काव्य के रूप। काव्य के रूप में इससे पूर्व हम लोगों ने काव्य की रूप किस तरीके से दिखाई पड़ते हैं उसको हमने देखने और समझने की कोशिश की। साथ ही साथ यह भी देखा कि उसके तीन भाग बांटे जाते, तीन भागों में उसे खंडित किया जाता है, जैसे गद्य, पद्य और चंपू काव्य। तो ये इसको विधिवत तरीके से हम लोगों ने देखा और समझा भी। आज हम जिस पे बातचीत करेंगे वह है काव्य के रूप में जो कविता में कुछ विविध अन्य जो बिंदु शामिल होते हुए दिखाई पड़ते हैं, जो विविध स्वरूप शामिल होते हैं, उसको हम समझ लेते हैं और फिर एक एक करके उसे विधिवत कविता में निरूपित करते हुए जानेंगे और समझेंगे भी। तो आइए सीधे हम स्क्रीन पर चलें और एक एक बिंदु को समझें। यदि हम काव्य में देखें तो काव्य में किन किन बिंदुओं को विशेष तौर पर देखने और समझने की कोशिश की जाती है, तो पहला बिंदु है सादृश्य विधान। सादृश्य विधान जो कविता के अंदर पिरोया जाता है, एक कवि की योजना होती है। कवि उस उन बिंदुओं को रखने की कोशिश करता है, उन बिंदुओं को कहीं ना कहीं इसमें डालने की कोशिश करता है, जिससे कविता में वह रोचकता आती है, वह एक छवि उतर के आती है जिसको वह प्रस्तुत करने की कोशिश करना चाहता है। छंद योजना, छंद योजना के बिना कविता का कोई निहितार्थ नहीं होता। छंद योजना से ही कहीं ना कहीं लयात्मकता आती है, कविता अपने उस स्वरूप को पाती है जिससे गद्य और पद्य में अंतर किया जा सकता है। हम इसे विधिवत देखेंगे भी। इसी तरीके से अलंकार योजना, कविता में अलंकार का प्रयोग करके कहीं ना कहीं कविता को चमत्कारपूर्ण बनाने की कोशिश कवि के माध्यम से की जाती है। तो अलंकार योजना किस तरीके से दिखाई पड़ती है, इसको हम देखेंगे। इसी तरीके से रीति का प्रयोग, रीतियों का प्रयोग, जो रीतियां होती हैं वो रीतियां किस तरीके से दिखाई पड़ती हैं वो उसको देखेंगे। फिर शब्द शक्तियां, भाषा शैली और अंत में हम संगीतात्मकता या ज्ञेयता जो होती है, ज्ञेयतात्मकता जो भाव होता है, उसको समझने और जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए एक एक बिंदु को हम देखें और समझें भी कि इसमें किन किन बिंदुओं पर बातचीत करने की पहल की जाती रही है और किन किन बिंदुओं के माध्यम से कवि अपने उन प्रखर, उन सभी स्वरूपों को प्रस्तुत करने की कोशिश करता है जो कविता को एक भावधारा में व्यक्त करने की कोशिश करती रही है। तो पहला जो बिंदु है वह है सादृश्य विधान। सादृश्य विधान कहने से तात्पर्य है कि जो कविता को एक रूप देता है, एक रूप में निरूपित करने की कोशिश करता है। इसमें हम बिंदुओं को देखते हैं और फिर बातचीत करते हैं। सादृश्य विधान का अर्थ है किसी चीज को किसी दूसरे चीज के समान कहना, ताकि किसी तरह का स्पष्टीकरण दिया जा सके। कोई भी चीज है और किसी भी चीज को उसके समरूप ही रखने की कोशिश करना, उसी के समरूप पहल करना। जैसे हम चंद्रमा को कहीं ना कहीं उपमा के रूप में देखते हैं, तो उससे तुलना करने की कोशिश कर, किसी के चेहरे को देखकर कहा जाता है कि उसका चेहरा तो चंद्रमा के समान सुंदर है। तो ये सादृश्यता है, यानी उसी के समान दूसरे के स्वरूप को प्रस्तुत करना। वो चंद्रमा नहीं हो जाता, लेकिन सादृश्य बनाने की कोशिश की जाती है, उसी के जैसा बनाने की कोशिश की जाती है। ये कवि अक्सर कविताओं में निरूपित करते हुए दिखाई पड़ते हैं, कविताओं में डालते हुए नजर आते हैं। सादृश्य दो समानांतर अवधारणाओं के बीच संबंध स्थापित करता है। और ये दो समानांतर कैसे है, जैसे हमने एक कोई चीज देखी और उसी के अनुरूप, उसी के समरूप दूसरी चीज पे हम बात करते हैं, तो वो दो चीजों के बीच एक तरह से जो संबंध होता है उसको निरूपित करने की इसके माध्यम से कवि कोशिश करता है। सादृश्य विधान का प्रयोग प्रायः साहित्य में कविता लेखन में किया जाता है। कविता में भाव प्रधान जो होता है व्यक्त करने की जब कोशिश की जाती है, तो वहां इसका प्रयोग हम बखूबी देखते हैं। अपने भावों को पाठक के हृदय तक पहुंचाने के लिए कवि वर्ण विषयों के अदृश्य अन्य जो वस्तु होते हैं, व्यापार होते हैं, उनको प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। यानी कविता में भाव तो व्यक्त करता ही है, साथ ही साथ उसे रुचिकर बनाने के लिए, उसे
कहीं ना कहीं दूसरे को देखने सुनने या पढ़ने में कहीं ना कहीं कठिन या दुरूह ना हो, इससे बचने के लिए सादृश्य विधान का प्रयोग कवि करता है। तो जैसे अभी हम उदाहरण भी दे रहे थे, यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है कि कमल के सदृश नेत्र। नेत्र वैसा नहीं है, लेकिन उसकी तुलना कमल के समान की जाती है। जब भगवान राम के नेत्रों की बात की जाती है तो वो कहा जाता है कि उनके नेत्र कमल के समान थे, कमल के ही रूप में वो निरूपित थे। तो ये यहाँ पे उसकी तुलना की गई है, यानी सादृश्य बताया गया है। ठीक इसी तरीके से चंद्रमा के सदृश मुख, अभी मैंने जिक्र किया। इसी तरीके से सिंह के सदृश वीर, कोई पुरुष इतना वीर बहादुर है, इतना बलवान है कि उसकी जो तुलना है वो एक सिंह से की जाती है, एक शेर से की जाती है। इसी को सादृश्य विधान या अप्रस्तुत योजना कहते हैं। जो प्रस्तुत नहीं की जाती है वो प्रस्तुत योजना यहाँ पर द्रष्टव्य होता है, इसी को ही सादृश्य योजना कहते हैं। स्पष्ट है कि सादृश्य बनाने के लिए रूपक और उपमाओं का इस्तेमाल किया जाता है, यानी सादृश्य बनाने के लिए जब कविता में सादृश्यता का भाव लाना होता है, सादृश्य विधान निरूपित करने की कोशिश की जाती है, तो कवि क्या करता है, रूपक और उपमाओं का इस्तेमाल करता है। जो रूपक अलंकार होता है या उपमा अलंकार होते हैं उनका प्रयोग करता है। सादृश्यता यह दर्शाती है कि दो चीज किसी प्रकार एक जैसी है, यानी दो चीजें समानांतर हैं, एक जैसी हैं। और उपमा में ये अक्सर आप पढ़े होंगे तो देखे भी होंगे कि एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से तुलना की जाती है, यानी बिल्कुल उसी के जैसे बताने की कोशिश की जाती है। अथवा किसी चीज को किसी दूसरे चीज के समान कहना, ताकि किसी तरह का स्पष्टीकरण दिया जा सके। वही बात है कि दो चीजों में दो चीजों के बीच तुलना करना और उसके ही जैसा इसे निरूपित करने की कोशिश करना, उसके ही जैसा इसे वर्णित करने की कोशिश करना, यहाँ पर ये की जाती है। साहित्य में सादृश्य एक साहित्यिक उपकरण है। इसका प्रयोग जो साहित्यकार है, जो कवि है, वह एक उपकरण के रूप में करता है, इसलिए टेक्निक में आता है, इसे शैली के रूप में लिया जाता है, जिसका उपयोग जो लेखक है वह समानांतर अवधारणाओं के बीच संबंध बनाने के लिए करता है। यह पाठक की दो विचारों के बीच संबंध के बारे में जानकारी उपलब्ध कराती है, यानी जानकारी देने की कोशिश करती है। तो ये कहीं ना कहीं जो एक लेखक होता है, लेखक की मन में जो भी भावधारा चलता है, वह भावधारा कहीं उसे तुलना के रूप में दिखाई दे, कहीं उसे उदाहरण के रूप में दिखाई दे, या उसी के सदृश घटना कोई घटित होता हुआ नजर आ रही हो, तो उस घटना को वहां पर रखते हुए वह जोड़ता है, वह उसे उसी रूप में निरूपित करने की कोशिश करता है। तो ये सादृश्य विधान की जो योजना चलती है, ठीक उसी के अनुरूप होती है, उसी के जैसी होती है। इसीलिए लेखक की अपनी एक दशा होती है, एक मनोदशा होती है, और इसी रूप में वह वर्णित करते हुए इसको दिखाने की कोशिश भी करता है। तो ये सादृश्य विधान था कि सादृश्य विधान जब हम कविता में रखते हैं तो किस तरीके से उसका वर्णन किया जाता है, किस तरीके से इसका निरूपण किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखने की कोशिश किया कि सादृश्य विधान क्या है। पहले हम बिंदुओं को पढ़ लेते हैं, जैसे कि ये जो भी है कविता में, चाहे सादृश्य विधान हो, चाहे अप्रस्तुत योजना हो, चाहे वो छंद योजना हो, चाहे अलंकार योजना हो, चाहे रीतियों का प्रयोग हो या शब्द शक्तियों का प्रयोग, पहले हम एक एक करके समझ लेते हैं कि ये होती क्या है या होते क्या है। उसके बाद हम कविताओं पर आएंगे और कविताओं में इसको रखकर कविताओं में इसे ढालते हुए समझने की कोशिश करेंगे, फिर एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। पहले इनकी बिंदुओं को देख लेते हैं, इसके अर्थ को देख लेते हैं, इसके नेतार्थ को समझ लेते हैं। दूसरा जो बिंदु है वो है काव्य में छंद योजना। अब काव्य में छंद योजना का जो इस्तेमाल होता है वो कवि धड़ल्ले से करता है। यह एक काव्य शास्त्रीय बिंदु है और हमारे जो भारतीय काव्य शास्त्रीय जो चिंतन है उसमें छंद योजना का एक बड़ा ही रूप देखने को मिलता है। आप जानते हैं कि छंदों का रूप देखने को मिलता है, एक है मात्रिक छंद और एक है वर्णिक छंद। तो दो भागों में बांटते हुए छंदों की योजना बनती है। मात्रिक छंद में तमाम तरह के छंद दिखाई पड़ते हैं, दोहा हो गया, चौपाई हो गया, रोला हो गया, वर्वे हो गया, तमाम तरह के छंद इसमें शामिल होते हैं। ठीक उसी तरह से वर्णिक छंद में भी होता है, गीतिका हो गई, हरि गीतिका हो गई, ये सब मात्रिक छंद है। और इसी तरीके से वर्णिक छंद
जो शामिल होते हैं। वर्णिक छंदों में भी कई छंद इस तरह के आते हैं जो इसमें धड़ल्ले से इस्तेमाल भी किए जाते हैं और उसके माध्यम से कवि जो कविता होता है उसे रुचिकर बनाने की कोशिश करता है, उसे लयात्मकता में प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। इसमें गण, तुक, यति, गति इन सभी की एक महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। तो छंद योजना के विषय में थोड़ा जान लेते हैं, कुछ बिंदुओं को देख लेते हैं। छंद योजना में, काव्य में जो छंद की योजना होती है कविता को लयात्मकता प्रदान करने की मदद करती है। छंद की लय, गति, तुक, यति, गण आदि जो मात्रा और मात्राओं का जो ज्ञान होता है वो बिना कविता में हम अनुभूत नहीं कर सकते हैं। यानी कविता में इसको शामिल करना जरूरी होता है, तभी वह कविता कविता के रूप में बन सकती है, अन्यथा वह गद्य की किसी अन्य जो विधाएं हैं उनमें उसको शामिल कर लिया जाता है। इसीलिए कविता को कविता बनाने के लिए यह जरूरी है कि उसे लय, तुक या छंद के रूप में जो उसके बिंदु हैं जो उसमें शामिल किए जाते हैं, गण है, तुक है, लय है, यति है, गति है, मात्राएं हैं, इन सबको कहीं ना कहीं विभाजित किया जाए, इसको सही स्थान पे सही रूप में वर्णित किया जाए, तभी वह कविता लयात्मकता रूप प्राप्त कर सकती है, वो संगीत के रूप में गाई जा सकती है। तो छंद वह योजना है जो ये सारी चीजें करती है। छंद कविता के लिए जरूरी तत्व होता है। द्वंद्व से भी हृदय को सौंदर्यबोध हो पाता है। जो छंद होता है उसी यहाँ पर माफी चाहेंगे, यहाँ छंद है, छंद से ही हृदय को सौंदर्य बोध हो पाता है। छंद के पास और सहज होने पर ही मन को आनंद की अनुभूति होती है। यानी छंद में यदि पिरोकर कविता लिखी जाती है, आज तो मुक्त छंद भी कविताएं लिखी जा रही हैं, लेकिन छंद युक्त जो कविताएं हैं उनको जब आप पढ़ते हैं तो हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, उसमें सौंदर्यता की एक एक बिंदु स्पष्ट दिखने लगते हैं। तो ये छंद योजना की एक अपनी पहल है। उस छंद योजना के माध्यम से कवि सरस बनाने, कविता को चमत्कारपूर्ण बनाने तथा उसे एक सौंदर्य बोध से भरने की कोशिश करता है। जो उसके अंदर घटनाएं, परिघटनाएं, जो स्थितियां, दृश्य, जो भी चीजें चल रही हैं उसको कहीं ना कहीं व्यक्त करने में सहज महसूस कर पाता है और उसे कहीं ना कहीं सहज दर्शकों तक या पाठकों तक प्रस्तुत कर पाने में सार्थक भी हो पाता है। जो छंद होती है वो कविता की आंतरिक लय होती है। जब तक कविता लयात्मकता में जो ढल नहीं पाती है तब तक ना तो वो कविता की रस को अनुभूत कर की जा सकती है और ना ही कविता का आनंद लिया जा सकता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि कविता ही आनंद को प्रदान करने की पहली बिंदु है। माफी चाहेंगे, छंद जो है वो कविता में आनंद का स्वाद भरती है और उसी आनंद के कहीं ना कहीं स्वाद से हम कविता को रुचिकर बना के पढ़ लेते हैं, उसे अपने लिए कंठस्थ बना लेते हैं। तो ये कंठस्थ करना, उसे रुचिकर बनाना, उसे सौंदर्य रूप देना, ये कहीं ना कहीं इसी छंद योजना या छंद विधान के कारण हो पाता है। इसी छंद योजना के रूप में इसे वर्णित किया जा सकता है। तो लयात्मकता देना, उसे संगीतात्मकता देना, ये छंद के कारण ही संभव है। यदि छंद में वर्णन नहीं किया जाए, छंद का स्वरूप न ढाला जाए तो वो संभव नहीं हो सकता। छंद के आधार पर ही पंक्तियों को एक साथ सामूहिकृत करके कविता के छोटे छोटे खंड बनाए जाते हैं ताकि कविता में निहित भाव को आसानी से व्यक्त किया जा सके। यानी उसके छोटे छोटे खंड किए जाते हैं। जैसे चार पदों का, 4 पंक्तियों का एक पद होता है, तो इसी तरह से दोहा है, उसमें प्रथम पंक्ति होती है, द्वितीय पंक्ति होती है, तृतीय होती है, चतुर्थ पंक्ति होती है। इसी तरह से छप्पय है, उलाला है, रोला है, इसी तरीके से बरवे है। इन पंक्तियों, जब इनको आप छंदों को पढ़ेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि कितने छंद हैं जो अपने अपने स्वरूप में अलग अलग रूपों में बटे हैं। उनकी मात्राएं अलग अलग हैं, लेकिन सब एक न एक लय में, एक न एक संगीत में, एक न एक गीत में पिरोई गई है। उसको पढ़ने का भी तरीका है, उसको सुनाने का भी तरीका है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर देख पाते हैं। उसी बारे में बात की जा रही है कि ये पार्टों में बटे होते हैं, खंडों में बटे होते हैं। स्पष्ट है कि छंदबद्ध जो कविता होती है, उसको समझने के लिए हमें काव्य की तरलता और प्रवाहमयता को समझना जरूरी होता है। यानी उसके प्रवाहमय या
तरलता की जो रूपरेखा कवि द्वारा प्रस्तुत की जाती है, उसको समझने के लिए आवश्यक है कि उसे छंदबद्ध किया जाए, उसे छंद में ढाला जाए, तभी वह सारी चीजें आ पाएंगी जो कहीं ना कहीं हमें रुचिकर बना पाए, उसे सौंदर्य रूप प्रदान कर पाए। अन्यथा उसमें कहीं ना कहीं अरुचिकर तत्व उत्पन्न हो सकते हैं, उसमें कहीं ना कहीं दुरूहता उत्पन्न हो सकती है, कठिनाई उत्पन्न हो सकती है, कभी उसे पढ़ने में कहीं ना कहीं बोरी हो सकता है, जो जो पाठक होते हैं उससे भग सकते हैं। तो कविता को लयात्मकता देना, कविता को रुचिकर बनाने के लिए यह जरूरी है कि उसे वो सारी चीज दी जाए जो छंद के माध्यम से उसे प्रदान हो सकती है। इसी से काव्य में गीयता संगीतात्मकता के रूप में ढाला जा सकता है, और इसीलिए कविता को इसमें प्रमुखता प्रदान की जाती है। कविता को इसको बिना छंद युक्त कविता दुरूह मानी जाती है, कठिन मानी जाती है और समझना टेढ़ा होता है। जैसे मुक्तिबोध की कविताओं को पढ़ेंगे आप, दुरूह लगेगी। और भी जो आधुनिक युग के कवि हैं उनकी कविताओं को पढ़ेंगे जो छंद युक्त है, नहीं है, जो छंद से विहीन है, जो मुक्त छंद जिसे कह सकते हैं, उन कविताओं को पढ़ने में थोड़ा सा आपको कठिनाई महसूस होती है कि ये एक तो गेय नहीं होती है, गाने युक्त नहीं होती है, न संगीतात्मकता का तत्व उसमें भरा होता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो छंद योजना है कविता के लिए कितना जरूरी बनता है उसको बताने की यहाँ पर पहल करती है। अब आते हैं हम काव्य में अलंकार योजना। काव्य में अलंकार योजना का कितना महत्व है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अलंकार का प्रयोग आभूषण जिस तरीके से एक स्त्री के लिए जरूरी होता है उसकी सौंदर्यता को निखारने के लिए, जिस तरह से कपड़े की जरूरत होती है एक जो मानवीय तन है उसको ढकने के लिए, उसकी सौंदर्यता को निखारने के लिए, उसकी सौंदर्यता को रूपायित करने के लिए, ठीक उसी तरीके से कविता में अलंकार का प्रयोग किया जाता है जो उसकी खूबसूरती को व्यक्त कर सके, जो उसके अंदर निहित तत्व है उसको व्यक्त कर सके। तो उसी के रूप में क्या वर्णन है उसको हम देखते हैं। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाला तत्व है, यानी साधन है। इससे कविता में चमत्कार उत्पन्न होता है तथा कविता की प्रत्येक पंक्तियां सुंदर बनती है। यानी अलंकार योजना से ही कहीं ना कहीं कविता में जो भाव है, जो तत्व है, जो उसमें निहित अर्थ है, जो उसे सौंदर्य रूप प्रदान करता है, उसको कहीं ना कहीं एक सुदृढ़ बनाने, उसके चमत्कार पूर्ण बनाने, उसे आनंदित बनाने के लिए यह जरूरी बन जाता है कि कविता में अलंकार योजना को समझा जाए, उसे प्रयोग किया जाए। तो कवि के लिए एक बड़ा चुनौती भी होता है। अलंकार कवि को अपनी भावनाओं को प्रकट करने, शब्दों को सजावटी बनाने और पाठकों को आकर्षित करने में मदद करता है। यानी जब चमत्कार युक्त कोई भी भाषा होती है, चमत्कार युक्त कोई भी पंक्ति होती है, तो जो पाठक होता है सदैव खींचा जाता है और उसे पढ़कर भाव विभोर होता रहता है। इसीलिए यह जरूरी है कि उसे सौंदर्य रूप प्रदान किया जाए, उसे सौंदर्यता का बिंब प्रस्तुत हो, जो भी सौंदर्य के तत्व हैं उसे शामिल किया जा सके। कवि अथवा रचनाकार अपनी कविताओं में अलंकार का प्रयोग करके कथनीय वस्तु को अच्छे से अच्छे रूप में अभिव्यक्त देने के लिए विचार करता हुआ प्रयोग करता है। यानी जो भी कथन है उसको किस तरीके से सहज और सरल बनाया जा सके, किस तरीके से उसे जो अपने पाठक है उस तक आसानी से पहुंचाया जा सके, इसका प्रयोग कवि करता है। और इसके लिए वो अलंकारों की जिस तरीके से जैसी अवस्था होती, जैसी जरूरत होती है, उसी जरूरत के अनुसार अलंकारों का प्रयोग करता है। अलंकार को हम दो रूपों में जानते हैं, एक शब्दालंकार होता है, एक अर्थालंकार होता है। इसको विधिवत हम भली भांति पढ़ेंगे भी, लेकिन यहाँ थोड़ी सी जानकारी के लिए आपको बताना चाहेंगे कि जो शब्दालंकार है वो शब्दों में चमत्कार उत्पन्न होता है। यानी शब्द के माध्यम से हम बातों को समझते हैं, जैसे अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, वक्रोक्ति है, विप्सा भी आता है उसी अलंकार में। तो इस तरह के अलंकार शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करते हैं। और जब शब्दों के माध्यम से चमत्कार को उत्पन्न करने की कोशिश कवि द्वारा की जाती है तो वहां शब्द अलंकार आता है। जब बात अर्थों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करने की होती है तो वहां अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार में विशेष तौर पर कई अलंकार शामिल किए जाते हैं। रूपक है, उपमा है, श्लेष है, माफी चाहेंगे, रूपक है, उपमा भी है, इसी तरह से उत्प्रेक्षा है, इसी तरह से मानवीयकरण है, मानवीकरण अलंकार आता है। उसकी उसी तरीके से संदेह अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार है, काव्यलिंग अलंकार है, बहुत सारे अलंकार है, परिणति अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है,
उल्लेख अलंकार है, उदाहरण अलंकार है, प्रतीक अलंकार है, बहुत सारे अलंकार हैं जो महत्वपूर्ण बनते हैं कविता के लिए, और कवि उनका जगह जगह जहाँ जरूरत है जैसी होती है वहाँ इस्तेमाल करता है। तो इस तरह के अलंकारिक योजना का प्रयोग हम यहाँ पर बखूबी देख पाते हैं कि कवि द्वारा कैसे किया जाता है। अब यह एक जो काव्यशास्त्री विद्वान है उनके उनका ये मत भी है कि बिना अलंकार योजना के, जैसे आभूषण जो कितना भी सुंदर स्त्री हो, लेकिन आभूषण जब तक वो धारण नहीं करती, उसकी सुंदरता प्रखर नहीं होती है, उसकी वो सौंदर्य रूप नहीं प्राप्त कर पाती है। ठीक वही दशा यहाँ पर भी देखने को मिलती है कि कविता कितने भी अच्छे भावधारा को व्यक्त की हो, कितनी अच्छी घटना या स्टोरी या कहानी को उसमें निरूपित किया गया हो, लेकिन जब तक उसमें छंद योजना, जब तक उसमें अलंकार योजना का उन्नयन न किया जाए, उसमें शामिल न किया जाए, तब तक वह कविता कविता के रूप में वर्णित नहीं हो पाती है, वह रूप उसमें व्यक्त नहीं हो पाता है जिसके लिए कविता को अपनी भावधारा में व्यक्त होना चाहिए। तो इसलिए ये माना जाता है कि कविता को अलंकारों से विहीन नहीं होना चाहिए, अलंकार युक्त होना चाहिए। अलंकारवादी जो आचार्य हैं भामा, जो अलंकार को प्रदत्त करने वाले प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं, उन्होंने लिखा है कि जिस तरह नारी बिना गहनों के कभी सुंदर नहीं लगती, ठीक उसी प्रकार काव्य बिना किसी अलंकार के अच्छे नहीं लगते। अलंकार ही उसमें चमत्कार उत्पन्न करते हैं, उसे सरस और उत्कृष्ट बनाते हैं। जैसे कि अभी मैंने वर्ण व्यक्त भी किया, आप लोगों से बात भी किया कि अलंकार योजना के बिना सहज नहीं है, अलंकार योजना जरूरी होता है किसी भी कविता को सुदृढ़ बनाने, चमत्कारपूर्ण बनाने, उसे सौंदर्य रूप प्रदान करने में। अब हम काव्य में जो रीति योजना है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि रीतियों का प्रयोग कैसे करके जो कवि है, जो रचनाकार है, जो लेखक है, वो किस तरीके से कविता को एक अच्छे भावधारा में व्यक्त करता है। रीतियों का प्रयोग हम वामन के रूप में देखते हैं, जो रीति को प्रवर्तक आचार्य हैं, उन्होंने रीतियों के प्रयोग पर जोर दिया है और बताने की कोशिश किया है कि रीति कहीं ना कहीं अंदरूनी गुण है। जब तक आप कविता के अंदरूनी गुणों को नहीं समझ पाते हैं, बाहरी रूपों को केवल देखकर चीजों को समझ नहीं पाएंगे। अलंकार बाहरी जिस तरह से आभूषण है, उसी तरीके से आंतरिक आभूषण के तौर पर रीतियां समझ में आती है, रीतियों को जाना जाता है। तो रीतियों को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कुछ बिंदुओं को, जैसे कि रीति का शाब्दिक जो अर्थ है वह है प्रगति, पद्धति, ढंग, शैली, प्रकार, प्रणाली, मार्ग। इसे काव्य की शैली के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। यानी काव्य में जो शैलियां होती हैं, उन शैलियों में रीतियों का जो प्रयोग होता है, यानी कौन से तरीके से, कौन से ढंग से, कौन से प्रणाली से जो कवि है वो अपने भावों को व्यक्त करने की कोशिश किया है, वो ठीक रीतियों का ही प्रयोग करते हुए वो सारी चीजें व्यक्त कर रहा होता है। तो ये यहाँ पर वर्णित है। कविता में रीति के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न होता है, जो मधुर, ओज और प्रसाद गुणों के द्वारा चित्र को द्रवित, दीप्त और परिव्याप्त करती हुई रस की दशा तक पहुंचने की कोशिश होती है। यानी जो कवि होता है वह तीन प्रकार की जो रीतियां होती हैं, उन रीतियों के माध्यम से वामन ने तीन प्रकार की रीतियों को व्यक्त किया है, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। तो जो वैदर्भी रीति है वो मधुर भावों को व्यक्त करती है, वहीं गौड़ी रीति चमत्कारिक भाव, जो कहीं ना कहीं ओज भाव होते हैं, कहीं ना कहीं जो क्रोध और उत्साह को व्यक्त करने वाले होते हैं, उसको व्यक्त करती है। और वहीं पांचाली जो होती है वो हृदय को द्रवित कर देने वाली, जो हृदय में शांत भाव उत्पन्न करने वाली होती है, जो कहीं ना कहीं आनंद को उत्पन्न करने वाली होती है, उस रीति को व्यक्त करने की कोशिश करती है। तो आचार्य वामन जो कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, उन्होंने तीन प्रकार की रीतियों को प्रश्रय दिया है और वही आज भी मान्य है। तो ये तीन प्रकार की रीतियां कैसे कार्य करती हैं उसको हम समझ लेते हैं किसी भी कविता में। जैसे वैदर्भी रीति है, वैदर्भी रीति में जो माधुरी व्यंजक वर्ण से युक्त होती है, ये माधुरी वर्ण व्यंजक वर्ण होते क्या है, तो मधुरता को व्यक्त करते हैं। जैसे जो कोमल वर्ण है, कर्कश वर्ण नहीं, ट वर्ग जो होता है वो कर्कश वर्ण में आता है, लेकिन क, ख ये कोमल वर्ण है। तो कोमल वर्णों का जहाँ प्रयोग होता है, जहाँ पर उसे निरूपित करने यानी कविता को लिखते वक्त इन सभी चीजों का ध्यान रखा जाता है, वहीं पे वैदर्भी रीति प्रस्तुत होती हुई दिखाई पड़ती है। अनुस्वार युक्त पद होते हैं, अनुस्वार होते हैं जो बिंदु लगे होते हैं, जैसे
कंग खंग, जैसे कंचन, वर्णन, ये जो अनुस्वार के बिंदु लगे होते हैं, जिसमें हमारी नासिका जो होती है, नाक के बिंदु जो स्वर होते हैं, जो नाक से निकलने वाली ध्वनियां हैं, वो हमारे मुख के साथ साथ उसका प्रयोग भी होता है। तो उस तरह के वर्ण, उस तरह के व्यंजन वर्ण यहाँ पर शामिल होते हैं, यानी इसमें शामिल होते हुए दिखाई पड़ते हैं, इसमें वर्णित होते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसी तरह से ललित पद होते हैं। ललित पद ठीक वही होते हैं जो मधुर वर्ण होते हैं। तो ये वैदर्भी रीति के प्रयोग में इसकी भूमिका होती है। यह रीति श्रृंगार रस, करुण रस और शांत रस के लिए अधिक अनुकूल होती है। ये रस, इन्हीं रसों में इसके भाव व्यक्ति देखने को मिलती है। यानी जब करुण के भाव व्यक्त होते हैं तो उन करुण के भाव व्यक्त होने में इस वैदर्भी रीति की भूमिका देखने को मिलती है। इसी तरह श्रृंगार रस के भाव व्यक्त होने में इसकी भूमिका देखने को मिलती है। जैसे एक पद है, देख शिवहि सुरतीय मुस्काहि, शिव की दशा को देखकर जो सुरती हम मुस्काही, वर लायक दुल्हीन जगनाही। लोग शिव की दशा को देखकर, जो भगवान शंकर जब बाराती बनकर जाते हैं, दूल्हा बनकर जाते हैं, तो उनकी दशा को देखकर, उनके स्वरूप को देखकर लोग विचलित होते हैं और मुस्काते भी हैं, व्यंग रूप में अपने को हंसी उठाते हैं और कहते हैं कि जो दुल्हन है, जो पार्वती हैं, उनके लायक ये वर नहीं है। यानी यहाँ पर एक तरह से श्रृंगारिक भाव उत्पन्न करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर कोमलकांत पदावली का प्रयोग है और यही कोमलकांत पदावली वैदर्भी रीति को व्यक्त करा रही है। इसी तरीके से गौड़ी रीति, इस रीति को परुषा रीति भी कहते हैं। परुषा रीति का मतलब होता है जिसमें कर्कशता का भाव हो, जिसमें ओज भाव हो, जिसमें उत्साह का भाव हो, विभत्स रूप का भाव हो। तो ये सारी चीजें इसमें शामिल होंगी। इसमें दीर्घ समास युक्त पदावली का प्रयोग हुआ। दीर्घ समास युक्त बड़े बड़े लंबे लंबे जो शब्दावलियां होती हैं, उनका इसमें प्रयोग होता है, जो पढ़ने में भी कर्कश लगते हैं, कठिन लगते हैं। मधुरता और सुकुमारता का इससे कोई संबंध नहीं होता है। पहले भी व्यक्त किया था कि इसमें ओज भाव होते हैं, इसमें कहीं ना कहीं क्रांति के भाव होते हैं, इसमें वीरता का भाव होते हैं। तो यहाँ पर कोमलता और मधुरता का कोई संबंध नहीं होता है। यहाँ पर कोई वर्णन इस तरह का देखने को नहीं मिलता है। इस दृष्टि से जो वीर रस है, रौद्र रस है, भयानक रस है तथा विभत्स रस है, उसकी निष्पत्ति इसमें देखने को मिलती है। यानी इसका प्रयोग धड़ल्ले से किया जाता है। इन रसों के माध्यम से ही कहीं ना कहीं गौड़ी रीति की निर्मित होती है। जैसे एक उदाहरण यदि हम पढ़ें तो उदाहरण है कि है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा निशा का ज्ञान स्तब्ध पौन्नार। यानी भयंकर दृश्य है, भयंकर एक छवि देखने को मिलती है और उस भयंकर छवि में एक लेखक उस दशा को वर्णित करता है जब कोई जो नदी है उसकी जलधारा काफी उमाड़ रही है, ऊपर ऊपर उठकर गिरती है और उसको देखकर जो कवि है वह वर्णन करता है कि कहीं ना कहीं यह अमानिशा है, यह घनघोर स्थिति या भयाकुल कर देने वाली जो स्थिति है वह हृदय को चुभती है, हृदय को डराती है, भय को उत्पन्न करती है। तो ये अंधकार कहीं ना कहीं उसे और सहयोग देता है। उस अंधकार में कहीं ना कहीं यह अमानिशा जो है वो हृदय को कंपित करता है, हृदय को डराता है। तो ये ज्ञान स्तब्ध हो रहा है, हमारा ज्ञान कहीं ना कहीं भूलता जा रहा है, कहीं ना कहीं डर के मारे उसका स्तर खत्म होता जा रहा है। तो यहाँ पर इसी तरह की डरावनी, इसी तरह की वीर, उत्साह और विभत्स जैसे रूप प्रस्तुत होते हुए नजर आते हैं, जिसको कवि यहाँ पर गौड़ीय रूप में प्रस्तुत करते हुए नजर आएगा। इसी तरीके से इसमें कड़कटु शब्दावली का प्रयोग होता है तथा भयानक रस की परिणति लगभग इसमें देखने को मिलती है, जैसे कि अभी हम लोगों ने पद में भी पढ़ा। अगली जो इसमें रीति है वह है पांचाली। यह रीति न तो वैदर्भी की भांति समास रहित होती है और न गौड़ी की तरह समास युक्त ही होती है, बल्कि यह दोनों के बीच निर्मित रीति है, जिसमें छोटे छोटे समास अवश्य मिलते हैं। यानी पद, जिस तरह से समास युक्त पद जो गौड़ी रीति में पाए जाते हैं, यहाँ पर वैसा नहीं होता है। यहाँ पर छोटे छोटे पद मिलते हैं और इसीलिए छोटे छोटे पद होने से सहज सरलता तो आती है, सुकुमारता भी आती है और पंक्तियों को पढ़ने में हमें आनंद भी आता है। लेकिन इसमें मधुरता और सुकुमारता की प्रधानता होती है। इस रीति में काव्य भावपूर्ण और मर्म स्पर्शी बनते हैं
अनुस्वार का प्रयोग न होने से यह वैदर्भी की तुलना में अधिक माधुर्य युक्त होती है। इस रीति में लगभग सभी रसों का प्रयोग दिखाई पड़ता है, लेकिन शांत रस की परिणति अधिक होती है। यानी सभी रस इस यहाँ पर शामिल होते हैं, श्रृंगार, रौद्र, क्रोध, विभत्स, हास्य, भयानक, सभी लगभग रस इसमें शामिल होते हैं। लेकिन शांत रस जो होता है, उस शांत रस की स्थिति यहाँ कुछ ज्यादा देखने को मिलती है। तो आप समझ चुके होंगे कि जो वैदर्भी रीति है, गौड़ी रीति है, वो पांचाली रीति में दोनों रीतियों का समायोजन देखने को मिलता है। दोनों रीति अपनी अपनी छवि को दिखाते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर एक अलग भाव यह व्यक्त होता है कि ये शौकुमारता भी होती है, यह कहीं ना कहीं इसमें लयात्मकता भी होती है। इसमें कहीं ना कहीं गौड़ी के भी जो अंश होते हैं, क्रांति के अंश या ओज के अंश, वो भी थोड़े बहुत देखने को मिलते हैं। लेकिन ज्यादातर इसके जो भाव होते हैं, ज्यादातर इसके रूप जो होते हैं, वो शांत स्थितियों को देखते हुए होती है। ईश्वरीय रूप में कहीं ना कहीं अपने को शांति के माध्यम अपनाना, शांत रूप में व्यक्त करना, उसके रूप यहाँ पर बखूबी देखने को मिलते हैं। जैसे मानो जीवन वेदी पर परिणय हो विरह मिलन का, सुख दुख दोनों नाचेंगे, है खेल आंख का मन का। यानी आपको एक शिक्षा देते हुए, आपको एक शांति का भाव उत्पन्न करते हुए पंक्तियां नजर आएंगी। और यही कहीं ना कहीं वो पंक्तियां होती हैं जो पांचाली रीति को व्यक्त करती हुई नजर आती हैं। तो इस रीति में अनुनासिक शब्दों का अभाव होता है। अनुनासिक जो नासिका से बोले जाते हैं, जैसे वैदर्भी में आपने देखा था, उसका अभाव पाया जाता है। जीवन वेदी, विरह मिलन और सुख दुख में समास है। यानी समास युक्त भी पद होते हैं, लेकिन छोटे छोटे होते हैं। तो जिस तरह से आप यदि पाएंगे तो गौड़ी रीति होती है, वहां पर समास युक्त के बड़े बड़े पद मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर समास युक्त पदों की जो संरचना होती है वो छोटी छोटी होती है, इसलिए सहज और सरल होती है। इसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इसमें कड़ कटु शब्दों का और महाप्राण ध्वनियों का प्रयोग लगभग नहीं होता है। यानी जो कान को चुभते हैं, जो कान को कहीं ना कहीं कठिनाई महसूस होते हैं सुनने में, वैसे वर्ण या महाप्राण जो ध्वनियां होती है, महाप्राण ध्वनियां जानते हैं कि प्रत्येक वर्ण के जो दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं, प्रत्येक वर्ग के, क ख, तो ख वर्ग दूसरे में आता है, या सेकेंड नंबर है उस पे आता है। इसी तरह से ग और घ, तो ग तीसरे नंबर पे और घ चौथे नंबर पर। तो दूसरा और चौथा वर्ण जिस जिस पंक्ति का, जिस जिस वर्ग का है, वो दूसरा और चौथा वर्ण इस महाप्राण ध्वनियां है। इसको बोलने में ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, इसलिए ये महाप्राण ध्वनियां। इसको हम विधिवत देखेंगे आगे जब आप व्याकरण पढ़ रहे होंगे। तो इस तरह से इसका प्रयोग होता है। और अंत में शांत रस का निर्वेद इसमें वर्णित होता है। यानी शांत रस की प्रधानता यहाँ कुछ ज्यादा देखने को मिलती है, इसीलिए यहाँ शांत रस की स्थिति लगभग देखने को मिलती है और समझने को मिलती है। तो इस तरीके से आज की क्लास को हम यही विराम देंगे। पुनः आगे की क्लास में इसके कुछ बिंदुओं को लेकर शामिल होंगे। इसके कुछ बिंदु जिससे इसी रीति में गुण जो होते हैं, जो गुणों को व्यक्त करते हैं, कविता के गुण क्या होते हैं, या कविता में जो गुण धर्म है वो कैसे व्यक्त होते हैं, उसको हम देखेंगे। शब्द शक्तियां पढ़ेंगे, भाषा शैली को पढ़ेंगे, और फिर लयात्मकता या जो ज्ञेयता है, ज्ञातात्मकता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए विदा दीजिए। पुनः हम एक नए क्लास के साथ आगे मिलेंगे। एक निवेदन जरूर कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि जरूरतमंद लोगों तक इसकी पहुंच बन पाए। चलिए पुनः हम एक नए क्लास के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।